आज हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार और एक वैसे मुद्दे पे लोगों का मंतव्य रखते हैं जिस पे पत्रकार लोग जाना नहीं चाहते हैं, वो है हेल्थ इशू पे। क्योंकि वर्तमान समय में जो पत्रकारिता का स्तर है उसमें लोग हेल्थ पे नहीं जाना चाहते हैं। इस पे बात करते हैं श्री सुरेंद्र कुमार रंजन जी से। रंजन जी, स्वागत है आपका हमारे दिव्य रश्मि चैनल में। नमस्कार सर। आप 1988 से पत्रकारिता कर रहे हैं जी। उस समय की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में फर्क कुछ तो होगा। बहुत फर्क है सर। क्या अनुभव करते हैं? पहले पत्रकार लोग जो थे या जो न्यूज था निष्पक्ष बहुत हद तक होता था, लेकिन आज के दौर में जो भी न्यूज वगैरह आता है मिलावट ज्यादा है, सच्चाई कम है। लोग सच्चाई से हटकर ही न्यूज दिखाते हैं या न्यूज तैयार करते हैं। तो हम इसको एक मायने में कह सकते हैं कि पत्रकारिता बिकाऊ हो चुका है आज के दौर में। जो जितना पैसा देगा उसके अनुसार खबरें चलेगी। जी, वैसे ही चलेगी खबर। नहीं देंगे गौन हो जाएंगे आप। यहाँ तो कोई भी कार्यक्रम अगर आप करते हैं और अगर मीडिया वालों को पैसा नहीं दे तो वो आपकी खबरें नहीं छापेंगे। बिल्कुल। और अगर कोई कुत्ता मर जाए तो उसकी खबर आएगी अगर पैसा सुर्खियों में डालते हैं। तो ये आपको नहीं लगता कि ये चार स्तंभ में आज के दिन में चारों का चारों भ्रष्ट हो चुका है? बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है सर। राजनीति का हालत वही है, पत्रकारिता का हालत वही है, वकालत का हालत वही है, जुडिशियरी वही है, सारा कोई अछूता नहीं रहा। तो इतना चारित्रिक पतन कैसे हो गया? भ्रष्टाचार के कारण ही ये सारा कुछ हो रहा है सर। कोई भी काम करने जाइए तो उसमें कुछ न कुछ हमको चाहिए। मानसिकता बदल गई है। तो क्या ये अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का असर तो नहीं? बिल्कुल है सर, बिल्कुल उसी का असर है सर। आज जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल देख लीजिए, प्राइवेट संस्थान देख लीजिए, किस तरह से शोषण करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल देख लीजिए, किस तरह से लोगों का शोषण कर रहे हैं। लोगों की मानसिकता भी तो हो गई। हाँ, सरकारी विद्यालय पढ़ाता नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है। लेकिन आज के दौर में इसमें कुछ सुधार आया है। शिक्षा में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल व्यवस्था में थोड़ा सा सुधार आया है, जिससे लोग का उन्मुख हुए हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में भी जाना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल तो मरीजों को जब मरीज इंटर करता है तो समझते हैं कि एटीएम कार्ड आ गया। एटीएम कार्ड आ गया, बिल्कुल। और वो इलाज से ज्यादा कई जगह मुझे देखने को मिला कि मरे हुए आदमी को भी 8 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा गया है। बिल्कुल सर। और ये दिखाया जाता है कि आपका जिंदा है, क्योंकि वेंटिलेटर पर जाने के बाद ऐसे भी मरे हुए इंसान का भी दिखता है कि वो पल्स चल रहा है। आज ये आजकल का एक ये बन गया है, फैशन बन गया है कि कोई भी आदमी आया सीधे आईसीयू में घुसाओ, क्या भाई तो मोटा रकम बनेगा, जबकि जरूरत नहीं है उसकी। कई डॉक्टर जो हमारे हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, बहुत नजदीकी हैं, वो लोग हमको बताते हैं कि इस तरह की घटना होती है। रंजन, उन्हीं के मुख से सुना। तो एक्चुअली एजुकेशन जो है वो एक्सपेंसिव हो चुका है। हाँ, काफी। तो पैसे देकर जब लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो भ्रष्टाचार तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो क्या ऐसा ही आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिक्स में भी हो चुका है? पॉलिटिक्स में भी यही है, लोग पैसे देकर चुनाव जीतते हैं। अपराधी लोग हैं, पैसे देते हैं, चुनाव जीतते हैं। इसमें अपराधीकरण हो गया है, राजनीति में अपराधीकरण हो गया है, जिसके कारण से ही काफी गिरावट आई है। अच्छे लोग गिने चुने ही रह गए, ईमानदार लोग गिने चुने ही रह गए। तो अच्छे लोग राजनीति में जाना भी तो नहीं चाहते हैं, इसी भय से। अगर अच्छे लोग प्रवेश करते हैं तो अपराधी लोग उनका कत्ल कर देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। इस भय से लोग उसमें जाना नहीं चाहते। तो जनता भी तो अच्छे लोगों का साथ नहीं देती, क्योंकि जनता भी आजकल बिकाऊ हो गई है ना। तो कैसे ले लेके वोट देती है। क्या आपको लगता नहीं कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अच्छे लोगों का नेता चोर और बेईमान है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसमें हमारी कमजोरी है ना। हम
जानबूझकर उसमें जाते हैं। जब जान रहे हैं कि ये भ्रष्ट है तो हमको नहीं चुनना है। लेकिन यहां ये बात है कि अच्छे लोग आते नहीं है तो आखिर चुने क्या, उन्हीं के बीच में से हमको चुनना है। कुछ लोग इस पे बिक जाते हैं, पैसे पे बिक जाते हैं, कुछ धर्म पे बिक जाते हैं, कुछ जाति पे बिक जाते हैं। ये तो अपने जात का है, अपने धर्म का है, और ये नहीं देख रहा है कि उसका क्या कर रहा है, लाभ उसको क्या पहुंचा रहा है, उसके लिए क्या कर रहा है, ये नहीं देखना है। भारत की जनता एक जगह और दिग्भ्रमित है, जो आज जातियों पे घमंड करती है। बिल्कुल। वो जातियां मुसलमानों ने 1700 ईस्वी के आसपास बनाई थी, जी। लेकिन वो लोग जानते नहीं हैं ना, और भटक जाते हैं उसके भटक पीछे। जाते हैं उसके पीछे। जी। जो व्यवस्था सनातन धर्म में 4 वर्णों की थी, जी, आज उन्हीं 4 वर्णों को 44,444 जातियों में विभक्त कर दिया दिया गया। और फिर भी जनता खुश है। इसके पीछे का क्या आपको लगता है, कहाँ गलतियां हैं? गलतियां तो हम लोग के अंदर ही हैं, क्योंकि चारित्रिक पतन इतना हम लोग का हो चुका है कि सिर्फ अपने हित का सोचते हैं। अगर अगले आदमी से हमको हित सद रहा है तो हम उसके सपोर्ट में हैं, अन्यथा बैंक तो क्या टैंक खींचेंगे। आपको नहीं लगता है कि राजनीति का एक राजनीति को भी धर्म से पे आधारित होना चाहिए? धर्म आधारित राज्य की अगर स्थापना होगी तो शायद ये भ्रष्टाचार समाप्त होगा। हमें तो ऐसा अभी नहीं लगता है। नहीं, अभी तो धर्म है ही नहीं जी, अभी तो राजनीति में धर्म है नहीं। धर्म नहीं है। आज तो आप किसी भी पॉलिटिशियन को देखिए तो वो कहेगा हम धर्म से निरपेक्ष हैं। निरपेक्ष, जी बिल्कुल। और धर्म निरपेक्ष का अर्थ होता है वस्त्रविहीन व्यक्ति। वस्त्रविहीन, तो जिसके पास खुद तन पे वस्त्र नहीं है वो दूसरों को क्या, वो क्या लोगों को अच्छा करेगा? कल्याण करेगा। तो अगर भारत में पुरातन काल से धर्म सर्वोपरि था, धर्म था तो राज्य था, और राज्य चल रहा था। क्योंकि प्राचीन काल में जितने भी न्याय सिद्धांत रही है अपने पास, उनका कथन था कि राजनीति एक हाथी है जी, और धर्म उसका महावत है। लेकिन वर्तमान परिवेश में तो धर्म ही गायब हो गया। तो इस हाथी को कंट्रोल तो महावत विहीन अगर हो गया हाथी तो फिर तो उत्पात ही मचाएगा, जो देखने में मिल रहा है, जो आज देखने को मिल रहा है। क्या आपने कभी किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू किया? जी नहीं, क्योंकि हमें पॉलिटिशियन से एक नफरत सी है, उनके कार्यों से, उनके नीतियों से, जो जाति धर्म के बीच में बट के रह गया है, और वो मुझे पसंद नहीं। तो इसीलिए मैंने उस फील्ड को, मुझ पर बहुत दबाव आया। राजन तिवारी, सूरजभान सिंह, इन लोग का इंटरव्यू लेने के लिए हम पर दबाव बना, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने कहा कि मैं छोड़ दूंगा, प्रेस छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उसके लिए इंटरव्यू नहीं लूंगा। क्योंकि एक बार अगर उसके चंगुल में चले गए तो हमेशा दबाव बना के रखेगा, भय रहेगा अलग कि कब क्या कर देगा, नहीं करेंगे उसके कब क्या कर देगा। इसलिए हमने साफ कर दिया कि मैं चिकित्सा जगत से जुड़ा हुआ, धर्म संस्कृति, कला संस्कृति जो है उस सब्जेक्ट से हमको जोड़िए तो ठीक है, अन्यथा हमको ये कर दीजिए। तो फिर हमें दिया गया, हेल्थ ही दिया गया, क्योंकि हेल्थ के प्रति हमारी रुचि थी। हमारे घर में सारे लोग हेल्थ से जुड़े हुए हैं, यहां तक कि मेरी मैडम भी हेल्थ से ही रिटायर की थी। तो और पिछले 12 सालों से हमारी भी पत्रिका में आज तक कभी किसी पॉलिटिशियन का कोई खबर और इंटरव्यू नहीं छपा है। जी जी, तो मैंने देखा है सर, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी आपसे किया था कि क्या हमारी पत्रिका धार्मिक ही है, तो आपने जवाब दिया था कि नहीं, पॉलिटिकल छोड़कर बाकी सारे आयाम को हम पूरा करते हैं, पॉलिटिकल हम नहीं छपते हैं, क्योंकि हम निष्पक्ष हैं, निष्पक्ष रहेंगे। क्योंकि तो बहुत अच्छी पत्रिका है आपकी, अच्छा लगा हमको, बहुत संतुलित है, इसीलिए मैं आपकी पत्रिका से जुड़ा थी। धर्म नहीं रखेंगे तो संस्कार नहीं रहेगा। अब देख लीजिए जितने भी विधर्मियों का विद्यालय चलता है, जी, उसके बच्चों का संस्कार और जो हमारे यहाँ के धर्म आधारित जैसे विद्या भारती का बच्चा जो है उसका संस्कार में कितना फर्क है? बहुत फर्क, आसमान जमीन का फर्क है। तो ये तो धर्म बताता है। बिल्कुल, अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो लोग अपना चरित्र कैसे निर्माण करेंगे? चरित्र निर्माण होगा ही नहीं।
तो इसलिए धर्म की स्थापना जरूरी है। बिल्कुल, इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। तो क्या लगता नहीं कि वर्तमान समय में नेताओं का भी धार्मिककरण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सावरकर जी ने कहा था कि हिंदुओं का सैनिकरण, सैनिकों का हिंदूकरण। तो आज जरूरत पड़ गई कि नेताओं का हिंदूकरण। नेताओं का हिंदूकरण, बिल्कुल सर। कि जब तक नेता हिंदू नहीं बनेंगे, हाँ, धर्म के आधारित नहीं होंगे, हाँ, तब तक तो देश कैसे चलेगा? देश चल ही नहीं सकता है ना। यही विघटित होता रहेगा, विघटन होता रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है। जी, क्या आपको लगता है कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है? तो नहीं मानते, हम तो मानते हैं कि धर्म सर्वोपरि है। धर्म अगर सर्वोपरि रहेगा तभी सब सर्वोपरि होगा। क्योंकि धर्म विहीन तो कोई चीज सर्वोपरि हो ही नहीं सकता है। क्योंकि राष्ट्र अगर सर्वोपरि होता तो अफगानिस्तान, ईरान सब हमारे बिल्कुल, पास होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज वो सब विधर्मी शत्रु राष्ट्र का निर्माण जो हुआ, वो धर्म हटने के कारण, हाँ, धर्म विहीनता के कारण ही हुआ। कोई वैसा इंटरव्यू बताइए जो किसी डॉक्टर का इंटरव्यू आपने लिया हो और आपको कुछ समस्याएं हुई हो या कुछ कठिनाई हुई हो, ऐसा कुछ वाकया हुआ है क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ। सभी लोग कोऑपरेटिव और सर्जरी देखकर ही, सर्जन लोग से मैं सर्जरी देखकर ही इंटरव्यू लेता। अच्छा, जिसमें जैसे अजीत प्रधान है, डॉक्टर अजीत प्रधान, जीवक हार्ट हॉस्पिटल के जो निदेशक हुए, तो ओपन हार्ट सर्जरी का मैंने ये किया था, उनसे इंटरव्यू के लिए किया था। तो बोले ले लीजिए। हम बोले कि नहीं, आप हमको दिखाएंगे ओपन हार्ट सर्जरी तभी मैं लिख पाऊंगा। और उन्होंने मुझे दिखाया। 6 घंटे तक मैंने ऑपरेशन देखा, बाईपास सर्जरी, तब मैंने लिखा। उसके बाद डॉक्टर ए.के. ठाकुर वो इंटरव्यू देने के लिए साफ मना किए। मैं रिजिड हो गया कि मुझे चाहिए 10 मिनट आप समय दीजिए सर। और 10 मिनट की जगह 1.5 घंटा उन्होंने दिया समय। बहुत अच्छा इंटरव्यू आया। उनकी हिंदी इतनी अच्छी थी, इंटरव्यू और अच्छा बना। वो सब यादगार पल है मेरे लिए। और सपोर्ट तो हर डॉक्टर का मेरा रहा, सब लोगों ने। और किसी से मैं कोई लोग बस कभी किन्हीं का इंटरव्यू में नहीं छापा। तो एक बार ऐसा मौका आया, डॉक्टर नवीन कुमार डायबिटोलॉजिस्ट थे, उनसे मैं एक एड्रेस लेने गया एक पेशेंट के लिए, हैदराबाद का। उन्होंने कहा मेरा इंटरव्यू छापिएगा तब। तो मैंने उनका इंटरव्यू नहीं छापा। दूसरे डॉक्टर का, डॉक्टर विजय चारी का मैंने इंटरव्यू छापकर उनके घर भिजवा दिया। तो बिकाऊ हम लोग नहीं है सर, निष्पक्ष लिखते हैं और पब्लिक हित में लिखते हैं। पेशेंट के, डॉक्टर का इंटरव्यू लेने का मेरा मेन मकसद यही है, लोग जागरूक हो किसी भी रोग के प्रति। ये कोरोना काल के बाद जी बहुत से यूट्यूबर्स आ गए हैं जो अपना न्यूज चैनल बना लिए हैं, जो ना हिंदी ठीक से बोल सकते हैं, ना अंग्रेजी लिख पढ़ सकते हैं, ना बोल सकते हैं जी। उसके बाद भी वो लोग उलूल जुलूल हरकत कर कर यूट्यूब चलाते रहते हैं जी। तो क्या ये पत्रकारिता के अनुरूप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पतन की ओर ले जा रहा है ना। ऐसे लोगों पर तो बंदिश होना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। मैंने कई बार डिमांड किया था जी, लेकिन कोई असर नहीं होता है, कोई कंट्रोलिंग बॉडी नहीं है। इसमें कंट्रोलिंग बॉडी एकदम जरूरी है। दिग्भ्रमित कर देता है लोगों को ना। और उस चक्कर में क्या होता है ना, कुछ इससे डॉक्टर लोग भी जुड़े हुए, जो कि यूट्यूब पर अपना सारा कुछ डालते रहते हैं, लेकिन हकीकत से परे। मैंने 1-2 को टोका भी, बोले सर ऐसे ही चलता है। बोले ठीक है चलाइए, अच्छी बात है, लेकिन समाज को कहां ले जाइएगा, पेशेंट को कहां? तो आप लोगों को तो लूटना है, तो लूटने का वर्ड आप कहते हैं। बोले बिल्कुल कहते हैं ना, तो मुंह पे बोलता हूं। किसी को बोलता हूं तो मुंह पे बोलता हूं, गलत लगे या सही लगे। प्राइवेट हॉस्पिटलों में और फर्जीवाड़ा हो रहा है अभी, जब से हेल्थ कार्ड आ गया। हाँ बिल्कुल, खर्च कुछ है, दिखाते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है। काम करेंगे 10,000 20,000 का पेमेंट पूरा लेंगे, लाख रुपया का बिल आता है। लाखों रुपया का बिल। ये चल रहा है आजकल। इस पर भी अंकुश होना चाहिए, सरकार की तरफ से कुछ बनाना चाहिए, इस पर मॉनिटरिंग करे इसको, कि हकीकत में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। पेमेंट तो आप कर रहे हैं, क्योंकि पेमेंट तो आप ही के नाम पे जा रहा है। बिल्कुल। तो इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए सर। कहीं ऐसा भी होता है क्या कि बिना मरीज के इलाज किए हुए पैसे उसके पास पहुंच जाते हैं? कई केस ऐसा आया है
जी। इस पे क्या आपका कैसा ओपिनियन रहा है? क्या मिला था आपको? मेरा ओपिनियन इसमें यही है कि 3-4 रोगी मेरे संपर्क में आए थे, इन्होंने बोला कि मैं गया भी, उसमें से कुछ हिस्सा उनको दिया गया बिना इलाज का, अच्छा। कागज पत्तर सारा बना, पैसा निकला तब उनको मिला, तो पैसे के लिए भी झिकझिक हुआ। जो कहा गया था कि इतना रकम दिया जाएगा, उससे कम मिलने लगा तो वो झिकझिक करने लगे। बाद में हुआ कि कंप्लेन करेंगे तब जाकर पैसा उनको मिला। नाम नहीं लेना चाहेंगे। अभी हाल में मेरे पास एक कुछ दिन पहले जी हमारे मोबाइल पे मैसेज आया, जो पत्रकार हेल्थ कार्ड है उसके अगेंस्ट में, कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, हम चाहेंगे कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाए। जी। और बिहार सरकार की तरफ से था, और मैं उस दिन गवर्नर साहब का इंटरव्यू कर रहा। अच्छा। मैंने मैसेज देखा, उसको फोन किया कि भाई मैं गवर्नर के साथ बैठा हूं जी। और आप हमको हॉस्पिटल में भर्ती दिखा रहे हो, ये क्या चक्कर है? ये क्या? तो फिर उसने कहा कि सर लगता है कहीं से कुछ मिस्टेक हो गया है। ये फर्जीवाड़ा चल रहा है और सरकार का ध्यान इस ओर जा नहीं रहा। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार के लोग भी इसमें इन्वॉल्व है सर जी। सबका कमीशन फिक्स है ना, सबका कमीशन फिक्स है। इंश्योरेंस कंपनियों से लेके हॉस्पिटल और गवर्नमेंट के लोग इससे इस फर्जीवाड़े में जुड़े हुए शामिल हैं। बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो इसके रोक का कोई ऑप्शन हो सकता है क्या? इसके लिए बनाना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा जो कि औचक निरीक्षण करे, जानकारी ले, जिनका जैसे पैसा आता है किसी के नाम से कि इनका इलाज किया गया, फोन नंबर वगैरह रहेगा, संपर्क करें, जानकारी लें कि वाकई वो इलाज कराए, किस चीज का इलाज कराए, तभी निदान निकल सकता है। तो इसके लिए टीम गठित करना होगा। उसके लिए सरकार को कॉन्शियस होना पड़ेगा ना। हाँ, सरकार को कॉन्शियस तो बोल तो रहे, सरकार को इसके लिए गठन करना होगा टीम का, हर डिस्ट्रिक्ट में, कि वो अपना मॉनिटरिंग करे। क्योंकि सबसे ज्यादा तो गड़बड़ी जो हो रही इसमें है, एक समस्या और आ सकती है ना, कि उसमें से भी कुछ भ्रष्ट लोग रहेंगे, मैनेज कर लेंगे, रिपोर्ट से गलत रिपोर्ट सौंप देंगे, तो ये संभावना भी बनती है। तो संस्कार विहीन समाज में आप नैतिकता की बात तो कर नहीं सकते। नहीं कर सकते हैं। आज तो लोगों का, आपने पहले भी कहा कि नैतिक पतन हो चुका है। नैतिक पतन, जी जी। चाहे वो शिक्षा जगत हो, स्वास्थ्य जगत हो, हाँ, राजनीति हो, हर क्षेत्र में से लोगों का पतन हो चुका है। बिल्कुल। तो लोग कैसे अच्छा से अच्छा करेंगे? तो ये आने वाले समय के लिए खतरा नहीं लग रहा? खतरा है, बिल्कुल खतरा है। जितना नैतिक पतन होगा लोगों का, वहां नीचे की ओर चला ही जा रहा है ना, कोई रोकने वाला नहीं है। सभी चाहते हैं कि हमको अपना पर्सनल कुछ लाभ किसी से हो जाए, चलो ले दे के भी कुछ हमको मिल जा रहा है तो चलो ठीक है। ये नहीं देख रहे हैं कि लेना देना क्यों, मेरा तो अधिकार यहां बनता है, अधिकार से खड़ा, हम लोग अधिकार से लड़ते हैं, और लोगों को भी ये कहते हैं कि आप अधिकार के लिए अपना लड़िए, जानिए इस बात में, इसमें आपका एक पैसा नहीं लगना है। टाइम भी निर्धारित सरकार ने हर ये के लिए कर दिया कि इस काम के लिए इतना टाइम, वेट कीजिए ना। तो यहां भी आपाधापी है कि हमको जल्दी चाहिए, तो पतन होते चला जा रहा। इस पर हम लोग को कॉन्शियस होना होगा। इस बार चुनाव के दौरान कुछ क्षेत्रों का मैंने दौरा किया जी। कई जगह पे ऐसे देखने को मिले जहां की शिलान्यास हुआ जी, सड़कें गायब हो गई। हाँ ऐसा तो है सर। तो और जब उस विधायक से पूछा गया तो उसने कहा कि बाढ़ में दह गई। बाढ़ में दह गई। कटिहार में कई ऐसा वाक्य है। कटिहार को छोड़िए, पटना की बात कर रहा हूं। अच्छा। हथुआ विधानसभा के क्षेत्र में जी, कई जगह देखने को मिले जो शिलान्यास का बोर्ड लगा हुआ बोर्ड है, परंतु सड़कें नहीं, सड़कें गायब, सड़कें गायब हैं। ये तो जबरदस्त घोटाला है। लेकिन उसके लिए जांच के लिए ना कोई सरकार है, हाँ, ना पब्लिक कंसेस है, पब्लिक को इसके लिए होना चाहिए। पब्लिक भी नहीं बोलती है। हाँ, पब्लिक को इसके लिए होना चाहिए। और चुनाव जब आएगा तो कहेंगे कि मेरी जाति का इसलिए हम वोट देंगे। हाँ, यही बात, इसी से गर्त में चला जा रहा है ना।
अरे जाति नहीं, तुम्हारा हित चाह रहा है, ये देखो ना। जो हित है तुम्हारा, हित ऐसी है कि ये काम करके दिखा रहा है, उसके प्रति तुम जागरूक हो ना। इसको हमको जिताना है कि हमारा कल काम करेगा। आज किया है, नहीं है पॉलिटिक्स में, फिर भी काम किया, तो कल आएगा तो और काम करेगा। ये विश्वास से ही उसको ये करना चाहिए। नहीं करते हैं, बस जाति धर्म जाति धर्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपने अपना कीमती समय दिया। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को आपके बताए हुए चीज पसंद आएंगे, और अगर आपके साथ किसी प्रकार की समस्या हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई, तो हमारे मीडिया हाउस को जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि हम लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। जो काम नेता नहीं कर सकता, सो कम से कम हम लोग जो पत्रकार हैं वो कर सकते हैं। हमारे खबर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें कि और भी लोगों को इससे लाभ हो सके। धन्यवाद आपका।